जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले रोज की तरह हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। हेडलाइंस में पेंशन बढ़ोतरी का आदेश जारी किया गया है, जो आज के अखबार में भी छपा है और डीओपीटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसे लेकर किसे फायदा होगा, ये देखना जरूरी है और फायदा उठाने का तरीका भी समझना चाहिए। दूसरी बात, स्पर्श की टीम विभिन्न स्थानों पर सेमिनार आयोजित कर रही है। आपकी जानकारी के लिए स्पर्श की सेल लगाई जा रही है। यदि आपको लाइफ सर्टिफिकेट या पेंशन वृद्धि में कोई समस्या आ रही है, तो कृपया ध्यान दें। यदि आपको एरियर पेंशन या आपके व्यक्तिगत दस्तावेजों में कोई समस्या है, तो आप इन 3 जगहों पर जाकर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसका पत्र और प्रोफाइल मैं आपके साथ साझा करूंगा। और दोस्तों, यदि पेंशनर्स को भुगतान में देरी हो रही है, तो आपको ब्याज का भुगतान करना होगा। यह बिल्कुल विभागीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया कार्यालय झापन है, जो 25 अक्टूबर को जारी हुआ था। यदि आप किसी भी राशि के लिए गवर्नमेंट से रिटायर हो रहे हैं, तो 30 तारीख को और फिर 5 तारीख को आपके खाते में पैसा आएगा। आप उसका क्लेम कर सकते हैं। और हां दोस्तों, मैं श्रीनगर में रविवार को सेना पर हुए ग्रेनेड हमले की बात करूंगा। आप समझ सकते हैं कि इसमें एलटी के 2 शीर्ष कमांडरों को ढेर कर दिया गया, जबकि एक सैनिक को सिर में 6 गोलियां लगीं, जो देश के लिए शहीद हुआ। तो दोस्तों, आइए समाचारों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अखबार की चर्चा करूंगा। हां जी दोस्तों, जैसा कि आप दैनिक भास्कर में देख सकते हैं, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिसमें अंग्रेजी में लिखा है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर और अन्य संबंधित जानकारी। यदि आप 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, तो पेंशन लाभ की गणना के लिए डीओपीटी ने नई निर्देशिका जारी की है। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उनके लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिससे उन्हें इस नियम का फायदा होगा। अन्य कर्मचारियों के लिए आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, इस बारे में भी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने रेलवे सहित विभिन्न विभागों में काम कर रहे उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं। ये कर्मचारी वे हैं जिन्होंने अपनी पिछली वेतन वृद्धि के बाद 1 वर्ष की सेवा पूरी की है। उन्हें अब एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने आदेश जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होते हैं, उनका जो सेवा वृद्धि इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लागू होता है, वह उनकी बेसिक पे पर 3% होता है। कुछ का इंक्रीमेंट 1 जनवरी को होता है, जो भी बेसिक पे पर 3% होता है। यदि कोई कर्मचारी 30 जून को होता है, 31 दिसंबर को रिटायर होता है, तो वह 3% की बेसिक वृद्धि से वंचित रह जाता है। यदि बेसिक में 3% की वृद्धि होती है, तो इससे हर महीने मिलने वाली पेंशन में सीधे 1% का घाटा होता है और इसी के अनुसार ग्रेच्युटी की गणना भी होती है, या आपकी लीव इनकैशमेंट की गणना होती है, या आपकी कटौती होती है, जिससे लाखों रुपए का घाटा होता है। इस मुद्दे पर पिछले 10 वर्षों से कई याचिकाएं दायर की गई थीं, चाहे वह मद्रास हाईकोर्ट हो, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, कोलकाता हो या अन्य स्थानों पर। अंततः इस पर निर्णय आ गया है। अब यह निर्णय कब और किन लोगों के लिए लागू है, इसकी डेडलाइन के बारे में हम बात करेंगे। पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारियों के यूनियन के महासचिव के गौतम ने बताया कि यह मांग लंबे समय से चल रही थी और केंद्र सरकार ने इस पर निर्णय ले लिया है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारियों के यूनियन के महामंत्री मुकेश कुमार माथुर ने कहा कि यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुए हैं। यानी आप यह कह सकते हैं कि 11 अप्रैल 2023 के बाद जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, चाहे वे रेलवे में हों, आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में या अन्य केंद्रीय कर्मचारी हों, उनके लिए यह आदेश लागू होगा। हालांकि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रिव्यू पिटीशन के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
इतना तो तय है कि इस पर रिव्यू पिटीशन दायर की गई है और इस पर डेडलाइन को लेकर विभिन्न राय सामने आई हैं। कुछ ने कहा है कि इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए, जबकि अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। इस आदेश के चलते उन कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि की संभावना है जो निर्धारित तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं। जिन कर्मचारियों को विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के तहत पहले से ही यह लाभ प्राप्त हुआ है, उन पर यह नया आदेश लागू होगा। हालांकि इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नवंबर में होगी, जो इस महीने के अंत में फाइनल हो जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि जो कर्मचारी अप्रैल 2023 के बाद रिटायर होंगे, उनके लिए यह 100% सुनिश्चित हो चुका है। दोस्तों, ये थी एक बड़ी खबर। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि हमने आपसे साझा किया है, यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आपको लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन संशोधन, एरियर की पेंशन या व्यक्तिगत दस्तावेजों से संबंधित समस्याएं हैं, तो स्पर्श टीम द्वारा 3 स्थानों पर विजिट प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी 23 अक्टूबर 2024 के एक पत्र में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से दी गई है। प्रिय वेटरन, स्पर्श सेंटर दिल्ली कैंट की ओर से संदेश है कि स्पर्श टीम एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशन से संबंधित मुद्दों के अपडेट के लिए विजिट करेगी। इस कार्यक्रम के तहत यदि आपके पास पेंशन से संबंधित कोई समस्या या लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो स्पर्श टीम एनसीआर, दिल्ली और आसपास के इलाकों में 3 स्थानों पर अपना सेमिनार यानी सेल लगाएगी। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन सी तारीख पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समय और स्थान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया है, 6 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जिला सैनिक बोर्ड गाजियाबाद में स्पर्श सेंटर लगेगा। आप समझ सकते हैं कि तारीख 6 है और समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। इसके बाद 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिला सैनिक बोर्ड गुड़गांव में स्पर्श सेंटर लगेगा। फिर 13 नवंबर 2024 को जिला सैनिक बोर्ड नोएडा में भी इसी समय कार्यक्रम होगा। सेम एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार के पेंशनधारियों से अनुरोध किया गया है कि वे स्पर्श टीम के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी लाएं। इस संबंध में फीडेज के लिए एक फॉर्म संलग्न किया गया है। वेटरन और परिवार के पेंशनधारक इस विशेषता का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ एक फॉर्म भेज रहा हूं, जिसे भरकर जमा करें। आपका नंबर आएगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। इसके लिए कृपया इस जानकारी को व्यापक रूप से फैलाएं। अब जिस फॉर्म की बात की जा रही है, उसमें लिखा है कंट्रोल नंबर स्पर्श पेंशन विवरण सीरियल नंबर। ये फॉर्म दिया गया है जिसमें आपका सीरियल नंबर डाला जाएगा। फॉर्म में पेंशनर्स का नाम, पेंशन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ पेंशन, जैसे सर्विस पेंशन या फैमिली पेंशन की जानकारी शामिल होगी। इस फॉर्म में सेवा से संबंधित जानकारी जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या डिफेंस सिविलियन सर्विस नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आधार नंबर, पैन नंबर, पता, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्पर्श पीपीओ नंबर और बैंक खाता नंबर शामिल है। इसमें लिखा है कि ये सभी जानकारी अनिवार्य मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिन्हें आपको भरकर भेजना है। इसके अलावा इसमें आने का उद्देश्य भी पूछा गया है, जैसे कि विसंगति का समाधान या बजट से संबंधित समस्याएं। आप अपनी समस्या हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपको अपना हस्ताक्षर करना है और आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, यानी यह फॉर्म बहुत उपयोगी है। जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को चाहिए वे इसे डाउनलोड करके भर सकते हैं। तारीखें हैं 6 नवंबर, 11 नवंबर और 13 नवंबर। 6 नवंबर को गाजियाबाद, 11 नवंबर को गुड़गांव और 13 नवंबर को नोएडा में कार्यक्रम होगा। हमारे सभी भाई, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें और परिवार के पेंशन धारक अगर कहीं उलझन में हैं या उन्हें कोई समस्या है तो वे नजदीकी स्थान पर एक बार विजिट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। जैसा कि हमने कहा, यदि आप 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं
और आपको 3, 4, 5, 6 या 7 तारीख को पैसा मिल रहा है, तो आपको विभाग को ब्याज का भुगतान करना होगा। और खासकर एपी फंड के मामले में एक पत्र जारी किया गया है जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। यह पत्र पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से 25 तारीख को जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीपीएफ के विलंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं। यदि आपका एपी फंड का पैसा फंसा हुआ है, यदि आपका कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या आपके दस्तावेज समय पर नहीं पहुंचे हैं, तो कई सैनिकों के साथ ऐसा होता है जिससे उनके पैसे जारी होने में समय लग रहा है। यदि आप रिटायरमेंट के 1 महीने बाद अपना पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या उस पैसे पर ब्याज मिलना चाहिए? इस पर उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है जिसे सुनना आवश्यक है। आगे बताया गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतिम भुगतान के समय पर भुगतान के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण इस विभाग के कार्यालय झापन नंबर 33 2116 डीपीडीवाई 16 जनवरी 2017 में दिया गया था। गैर नियमित भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के उपनियम 34 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि सामान्य भविष्य निधि के किसी खाते में उस समय राशि उपलब्ध नहीं है, तो उसका भुगतान लेखा अधिकारी का कर्तव्य होता है। यानी उस विभाग के अकाउंट ऑफिसर को जब इसकी सूचना मिलती है, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे संबंधित खाते में राशि जमा करें। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि पूरी तरह से व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी की संपत्ति है। यानी जो एपी फंड है वह व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी की संपत्ति मानी जाती है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी कहीं भी हो या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो, यहां तक कि वह जेल में भी हो। यदि किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, जैसे कोर्ट मार्शल या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई, लेकिन एपी फंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। एपी फंड पर ब्याज का पूरा भुगतान उसी दिन कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जीपीएफ राशि के वितरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीपीएफ नियमों के नियम 114 के अनुसार यदि सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे की अवधि के लिए भी जीपीएफ पर शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक होगा। उन्होंने जीपीएफ नियम का हवाला देते हुए कहा कि यदि आप भुगतान में देरी करते हैं, तो आपको उस राशि पर ब्याज देना होगा जो आपने रखी हुई है। यह भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा। यह एक अतिरिक्त पत्र है भारत सरकार की ओर से, जिसे कोई भी लेना चाहे तो हिंदी या अंग्रेजी में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं